हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल हु इज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर एट भारती विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। मैम, अभी आपने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया जिसे कहा जा रहा था मोदी 3.0 का बजट, विकसित भारत का बजट। लेकिन बजट स्पीच के बाद मुझे लग रहा है काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि विकसित भारत का बजट था या बस ये कहलाया जा रहा था बिफोर द स्पीच बिगैन? जी देखिए, बजट में ओवरऑल अगर आप उसकी डायरेक्शन देखें तो एक कैपिटलिज्म की तरफ है। और जो ओवरऑल वेलफेयर जिसे हम कहते हैं या पुअर, अंडर प्रिविलेज, डिसएडवांटेज्ड के लिए गवर्नमेंट का रुझान होना चाहिए, वो नहीं दिखा इस बजट में। इस बजट में ख़ास तौर पे जो 7 लाख गांव हैं या जो हमारे गांव के लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं दिखा। जितना दिखा उसमें दिखा कि अगर आपने एमएसएमई को भी सपोर्ट दिया है तो आपने लोन्स के माध्यम से दिया है। एग्रीकल्चर का जितना आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वो आप इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि उन्हें एक मार्केट के बाज़ार में ला सकें, जो मार्केट ड्रिवन बाज़ार हों। पर हमें पता है कि एक मार्केट ड्रिवन बाज़ार जहाँ पे लेजेस फेयर या इनविजिबल हैंड होता है, वो जो है ख़ास तौर पे पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनके पास संसाधन नहीं होते और जो सरकार पर अपनी निर्भरता रखते हैं अपने जीवन के लिए, उनके लिए जो है बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करता है। अगर विकास का अर्थ ये है कि हम गरीबों के बारे में नहीं सोचें तो ये शायद एक विकसित भारत का बजट दिखता है। फॉरेन कंपनीज़ का टैक्स रेट आपने घटा दिया है, जो सही नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा जो एमएसएमई सेगमेंट है और जो हमारी अपनी डोमेस्टिक मार्केट वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, वो ऑलरेडी कोविड से नहीं निकल पाई है, काफ़ी भार है उसके ऊपर और वो पूरी तरह के मार्केट में नहीं आया है। आपने जीएसटी के माध्यम से उनके लिए एक मार्केट क्रिएट कर दी फॉरेनर्स के लिए। अब मार्केट एक्सप्लॉइट होने की सिचुएशन पे है। अगर लार्ज कॉर्पोरेट्स फ्रॉम जो बाहर से आते हैं वो आते हैं, उन पे भी आपने टैक्स रेट कम कर दिया, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो आपने और मुश्किल स्थिति खड़ी कर दी है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए। एम्प्लॉयमेंट वैसे ही टेक्नोलॉजी की वजह से और चैलेंज में है। तो आप चाहे कितना भी स्किलिंग कह दें, चाहे आप कुछ भी कहें, पर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अप्रोप्रिएट जॉब्स और ना ही स्पेसिफिक जो है डेवलपमेंट फॉर द पुअर। क्योंकि जहाँ पे हम बात करते हैं सरकार के रोल की, उसका रोल होता है कि एक गरीब को क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रही थी पुअर का? देखिए, एक गरीब को केंद्र में रखते हुए कोशिश की जाए कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो गरीब का ध्यान रखे। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती थी, जैसे जितने रूरल एरियाज थे उनको डेवलप करना। तो उसके लिए तो इन्होंने सड़क का करा है। कितनी सड़कें की हैं आप बताइए। आपने कितने गाँव को विकसित करने की बात की? 25,000। कितने गाँव हैं अभी? 7 लाख से आसपास है। आपने कितने रूरल पुअर के लिए एम्प्लॉयमेंट उन्हीं के क्षेत्रों में कारगर करने की बात की है। आप सोलर एनर्जी प्लांट्स दे रहे हैं, आप कितनी सोलर फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए दे रहे हैं। आप वाटर फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, आज भी वाटर फैसिलिटीज़ पूरी तरीके से नहीं पहुंची हैं। कितना उसमें से सोर्स्ड है आपके लिए? ये कहाँ, कितना पोर्शन आपका, आप क्यों नहीं बताते कि आपने रूरल डेवलपमेंट में कितना क्रिएट किया है? जो विकास आप कर रहे हैं उसका अर्थ और मायना जो सबसे गरीब तबका है उस पर कितना ऑन ग्राउंड अगर फिगर्स ही नहीं आ रही है। आप अनाउंस कर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ सालों की फिगर्स नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं ईपीएफओ में हम 1 मंथ की सैलरी देंगे। आप मुफ्त में सैलरी देकर के ईपीएफओ की रजिस्ट्रेशन बढ़ा करके एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दिखा सकते। ईपीएफओ की रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ला करके या डाल करके तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनाई जा सकती। एम्प्लॉयमेंट तो स्वरूप में जितनी है उतनी ही डालनी होगी आपको और उन्हें फॉर्मलाइज करनी होगी। भी सबके लिए नहीं होता, ईपीएफओ भी कुछ लिमिटेड एलिजिबिलिटी वाली कंपनीज के लिए होता है। कंपनीज के लिए है, और वो भी जरूरी नहीं है कि आप ईपीएफओ के माध्यम से अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की फिगर्स दिखा करके कहें सभी विकसित हो गए या हम पहुंच गए एक बड़े ओवरऑल लार्ज कैपिटल में। आप देखिए, आप एक माहौल आपको देना होगा कि आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आगे बढ़ें, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएं। चाहे
आप किसी भी तरीके से, आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जितनी चीज़ें कही, चाहे आपने कहा सर्टिफिकेशंस की बात की, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की बात की, बायो रिसर्च की बात की, पल्सेस की बात की, उसमें आपने कहाँ बात की कि ये पूरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरीके से परस्पर उठेगा। बट कृषि की तो वैसे भी ज्यादा बात नहीं करी। नहीं, बात तो इन्होंने की, पर वही सारा है कि आप On ground। मार्केट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसे एक मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने Exactly। का, और मार्केट ड्रिवन में लेजर फेयर बहुत अच्छी बात है, पर आप कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। हाँ, एक इंडियन इकोनॉमी में कभी भी कैपिटलिज्म की तरफ जो है रुझान नहीं रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहा है, जहाँ पे दोनों ही तरीके से हम सोशलिस्ट भी रहते हैं और हम वो भी रहते हैं। आप सरकार का कोशिश रही है कि एक सिक्योरिटी दे दी, उसके बाद आप अपने आप देखिए जो आपने करना है। सरकारें ऐसे नहीं कर सकती कि सैलरीड क्लास को बहुत उम्मीद थी न्यू आप टैक्स रेजीम से। आप देखिए, आपका इंश्योरेंस सेक्टर पे तो बात ही नहीं करी। आप बताइए, जो आपका भविष्य के जैसे ओल्ड एज है या चिल्ड्रन केयर है या हेल्थ सर्विसेज है, उसमें आपने क्या फ़ायदा दिया है? अगर आप एक टैक्स रेट चार्ज करते हैं, मान लीजिए 30% इंडिविजुअल पे, और आप चार्ज करें 35% एक फॉरेन कंपनी पे, कहाँ पैरिटी है? आप 30% तो टैक्स इनकम पे लेते हैं, 28% आप जीएसटी पे लेते हैं, 58% आप टैक्स लेते हैं। आप चाहे मेडिकल की सुविधा लें, चाहे आप शिक्षा की सुविधा लें, चाहे आप वाटर लें, बिजली लें, आप सबके लिए हायर पेमेंट्स देते हैं। आप अगर एक लैंड भी लेना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर भी ऊपर पेमेंट्स करते हैं, वो भी मार्केट ड्रिवन है। चाहे वो एक शिक्षा का स्तर हो, उसको भी आपने ऑक्शनिंग पे डाल दिया है। टूरिज्म, फॉरेन कंपनीज आए और यहाँ पे डोमेस्टिक शिपिंग का काम शुरू करें। टूर ऑपरेटर्स डोमेस्टिक स्थिति में कितनी मुश्किल में हैं, अभी तक कोविड से नहीं निकल पाए हैं, आपने उन्हें और मुश्किलों में डाल दिया फॉरेन कंपनीज को ला करके। आप अपना जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, क्रूज इन्वेस्टमेंट, क्यों फॉरेन इन्वेस्टर, आपने पहले अपना डेवलप किया हो, तब आप एक फॉरेनर्स को लेकर बेसिकली हम देखा जाए तो सीधे सीधे एफडीआई की तरफ ही पूरा का पूरा। जी, एफडीआई अच्छी बात है, पर लेकिन आपके एक पास सीमा में डोमेस्टिक इन्वेस्टर की एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी है। हमें मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको बूस्ट क्रूज करनी टूरिज्म बूस्ट करना है तो आप अपनी इंडियन कंपनीज को आगे प्रमोट companies करिए। को दीजिए। अब आप बाहर की कंपनीज, यूएस की कंपनी जो मेजर बड़े प्लेयर्स हैं, वो सारी यूरोप अमेरिकन कंपनीज हैं, जितने भी क्रूज हैं, यूएस हो, कहीं की भी हो, कहीं की भी उनको हैं। आप कैसे परमिट आपने कर सकते ओपन हैं? मार्केट दे दी, ओपन मार्केट दे दी, एंड ओपन मार्केट स्पेशली जब इंडिया पेनिनसुलर एरिया है, आपके पास तो इतने ऑप्शंस हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अपनी साउथ ईस्टर्न कंपनीज हैं, अपनी साउथ वेस्टर्न कंपनीज हैं, आप अपनी सदर्न मोस्ट कंपनी, आप पूरी इंडिया की जितनी कंपनीज हैं। अभी जो ब्राइट स्थिति में है वो इंडिया है, जिसमें 1.4 बिलियन की मार्केट दिखती है सभी को, और बाकी जगह मार्केट श्रिंक कर गई है। चाइना में भी मार्केट श्रिंक कर गई हैं। अभी मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया है, और जो मैक्सिमम कंजम्पशन हो रही है वो इंडियन की हो रही है। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमें अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इस स्केल पे स्केल अप करना चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आए? जब वो आए तब आप अपनी मार्केट्स को खोलें और उन्हें मार्केट ड्रिवन सिस्टम्स में डालें। जब आप सोचिए, आप 80 करोड़ कंपनीज के साथ जेवी करें, आप 80 करोड़ को अभी खाना दे रहे हैं, उनको रोजगार भी नहीं है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप इतने विकसित हो गए, या आप एक विकसित भारत का दृश्य देख सकते हैं जब आपको लोगों को खाना तक देना पड़ रहा है, इतनी गरीबी की स्थिति है। तो उसमें आपको उन गरीबों को पहले उठाना होगा कि वो कम से कम स्तर पे आए कि आपको खाना देने की तो जरूरत ना पड़े। पर ये ना करते हुए इन्होंने अपने द्वार दुनिया के लिए खोल दिए हैं, जिससे सिर्फ जो इनकम इनइक्वालिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, हक बटेगा, और जो पुअरर है वो पुअरर होंगे, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, इनकम अर्नर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बाहरी क्षेत्रों पे निर्भर हो जाएंगे, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की कमी हो जाएगी, और डोमेस्टिक प्लेयर्स की कमी हो जाएगी। और जो 1% क्लब है वो बाहर की इन कंपनीज के साथ जेवी करके, कोलैब करके वो और बड़ा हो जाएगा। रिच विल बिकम रिचर, पुअर विल बिकम पुअरर। और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी बढ़ाई, 50 से 75 करी, मात्र 25,000 रुपए, वो भी न्यू टैक्स रेजिम में। और स्लैब में भी कुछ चेंज ही नहीं करा है, कुछ ज्यादा तो चेंज नहीं करा है, तो बेसिकली कुछ हुआ ही नहीं। और वो जो इनका एक मोटो था, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। सबको लगा था कि इंश्योरेंस के लिए इस बार
वो कहते हैं आप अपनी निजी खर्च से आप इंश्योरेंस लीजिए, ये जो भी आप कर रहे हैं वो आप निजी खर्च से बट करिए। इंश्योरेंस के लिए कुछ प्रोविजन तो देना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की पेंशन थी वो भी मार्केट ड्रिवन है, तो कल को अगर कुछ हो जाता है या कहीं पे मार्केट मुश्किल में होती है, जियोपॉलिटिकल आपका सिचुएशन है, कुछ भी कोई भी सिचुएशन है, आपकी जो आगे पेंशन की है। पेंशन है वो भी आपने दाव मार्केट पे के लगा ऊपर दाव रखी है, लगा रखी है। एनपीएस। आपके पास आपके ओल्ड एज के लिए भी सिक्योरिटी नहीं है आज की स्थिति में। एनपीएस में लोगों को लग रहा था कि 50,000 का वो जो एडेड बेनिफिट है शायद वो बढ़ जाएगा, उसका भी जिक्र नहीं जी किया। वो भी नहीं है, उसका भी कोई स्पेसिफिक हमें रुझान नहीं एनपीएस में दिखा। उन्होंने बड़ा बदलाव किया क्या है फिर? एनपीएस इतनी एक्साइटमेंट थी। जी वो उन्होंने एनपीएस के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने कहा है कि और लोगों को डालने के लिए जो है न्यू पेंशन स्कीम में सॉल्यूशंस जो है ऐसे आए कि वो प्रोटेक्शन ऑफर कर सके एक Attractive कॉमन हो। सिटीजन को, जिससे उन्हें मार्केट का भी फायदा हो और उन्हें कुछ सुरक्षा भी मिल सके। पर आपको कुछ सीमित सुरक्षा तो कहीं देनी कहीं देनी होगी पड़ेगी। किसी भी स्तर पे। जो एक व्यक्ति काम कर रहा है उसका फ्यूचर पूरा ही आप मार्केट ड्रिवन तो नहीं रख सकते। आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल तो प्ले करना होगा। बिल्कुल। अगर सभी चीजें हम निजी स्तर पे जाकर के करेंगे तो फिर गवर्नमेंट हमसे इतने टैक्सेस किस लिए चीज़ कलेक्ट के कर लिए? रही है? टैक्स के माध्यम से जो इतनी बड़ी मशीनरी चला रही है उसका क्या फायदा है अगर लोगों तक उसका फायदा ही नहीं पहुंचता तो। बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे एक्सपर्ट के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि जो बाहर के मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, बाहर आम लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, सबके सेंटिमेंट्स थोड़े डगमगा से गए हैं, क्योंकि बजट में जितनी लोग उम्मीदें लिए बैठे थे, इस बजट का नाम ही ऐसा दिया गया था विकसित भारत का बजट, उम्मीदों का बजट, वो उम्मीदें पूरी हो नहीं पाई, कह सकते हैं। जी कह पूरी सकते तरह हैं नहीं हो क्योंकि अगर सरकार की तरफ से उसकी जो जिसके लिए सरकार बनती है किसी भी देश में, व्यक्ति, आम आदमी, एक आम आदमी के लिए और खास तौर पे गरीब स्तर के लिए, वो इस बजट में नहीं नजर नहीं आया। होता दिखा। कोई बात नहीं, थोड़ी निराशा हुई है, लेकिन बजट हर साल आता है और अब से ये निराशा वाला फेज शुरू होता है अगले बजट तक। अब देखते हैं कि अगले बजट में क्या कुछ एक्चुअल में होगा, क्योंकि होना तो शायद इसमें भी था, बट कहीं ना कहीं थोड़ी चूक रह गई, कह सकते हैं। जी बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। और बजट अपडेट्स के लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।